प्यारे दोस्तों, जैसे किसी MP3 वीडियो में केवल वॉइस सुनाई देगा, लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आज हम लोगों का वीडियो होगा जीवाश्म पर। जीवाश्म की भूवैज्ञानिक समय सारणी। जीवाश्म की भूवैज्ञानिक समय सारणी पर आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। तो इसमें से एक नए क्वेश्चन अवश्य बनते हैं। प्यारे दोस्तों, भूवैज्ञानिक समय सारणी जीवाश्म वैज्ञानियों द्वारा भूवैज्ञानिक द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक पैमाना है जो पृथ्वी के इतिहास को विभिन्न कालखंडों में विभाजित करता है। प्रत्येक कालखंड महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक घटनाओं द्वारा चिन्हित है। यह समय सारणी पृथ्वी के 4.5 मिलियन वर्ष पहले बनने के बाद के समय को व्यवस्थित करता है। प्यारे दोस्तों, इसे ईयान युग, ईयान युग, अवधि और देखिए ईयान, पहले ईयान, फिर युग, फिर अवधि और युग जैसे विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया। प्यारे दोस्तों, ईयान, युग, अवधि और युग जैसे विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया गया। वैज्ञानिक समय सारणी को समझना पृथ्वी के इतिहास, जीवन के विकास और ग्रह की सतह को आकार देने वाला प्रक्रिया को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक भू सारणी के मुख्य भाग क्या हैं? पहले भाग की बात कर लें, थोड़ा सा उसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लें, उसके बाद हम सारणी के विषय में समझाएंगे। प्यारे दोस्तों, भूवैज्ञानिक समय सारणी देखिए में क्या होता है। सबसे पहले ईयान, सबसे बड़ा क्या है? ईयान। ईयान जो होता है, ईयान किसे कहते हैं? भूवैज्ञानिक समय का सबसे बड़ा खंड है। भूवैज्ञानिक समय सारणी का सबसे बड़ा खंड है। जैसे कि प्री कैम्बियन, जितने भी प्री कैम्बियन हैं, और फेनरोजोइक ईरान, और प्री कैम्बियन और फेनरोजोइक ईरान जितने हैं, तो ये क्या है? ईयान में है। ईयान की दो श्रेणी में है, प्री कैम्बियन और फेनरोजोइक ईयान। ईयान कितने हैं? प्री कैम्बियन और फेनरोजोइक। तो ईयान को प्री कैम्बियम और फेनरोजोइक को ईयान है, दो ईयान है, प्री कैम्बियम और फेनरोजोइक। युग क्या है? ईयान को युगों में विभाजित किया गया, जैसे कि सीनोजोइक, मिसोजोइक, पैलियोजोइक युग। सीनोजोइक, मिसोजोइक, पैलियोजोइक। सीनोजोइक, मिसोजोइक और पैलियोजोइक, ये क्या है? ये प्यारे दोस्तों युग हैं। ये क्या है? युग हैं। अवधि, पीरियड क्या है? युगों को अवधियों में विभाजित किया गया। अब युग को अवधि में विभाजित, मतलब छोटे भागों में विभाजित किया। युगों को भी छोटे भागों में विभाजित किया गया, जैसे कि क्रस्टेशियन, जुरेजिक, ट्राइएसिक अवधि। क्रस्टेशियन, जुरेजिक और ट्राइएसिक अवधि। क्रस्टेशियन, जुरेजिक और ट्राइएसिक अवधि। अवधि तौर है प्यारे दोस्तों, मिसोजोइक में 3 अवधि है, क्रस्टेशियन, जुरेजिक, ट्राइएसिक, इन्हीं को मैं बताया हूँ। अवधि तौर है चतुर्थक, देखिए, और अवधि कैम्बियम है, आर्डोविशियन है, सिल्यूरियन है, डिवोनियम है, कार्बोनिफेरस है, पर्मियम है। पैलियोजोइक को देखिए, प्री कैम्बियम तो ईयान है। प्री कैम्बियम तो क्या है? ईयान है। और पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक। पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक महाकल्प हैं, जिसे युग में कहा गया। ये क्या है? युग हैं। ये महाकल्प हैं, युग हैं। इरा, जिसे हम क्या कहते हैं? इरा। महाकल्प को हम क्या कहते हैं? इरा कहते हैं। इरा को जो है अवधि, पीरियड में बांटा गया। तो पीरियड कौन है? अगर पैलियोजोइक को देखा जाए, पैलियोजोइक में 6 जो है इरा हैं। कितने हैं? पीरियड हैं। पैलियोजोइक में 6 पीरियड हैं, कल्प हैं, जैसे कैम्बियन, आर्डोविशियन, कैम्ब्रियन है भाई प्यारे दोस्तों, कैम्ब्रियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिओनियम, कार्बोनिफेरस, पर्मियम। ये पैलियोजोइक जो इरा में ये पीरियड पाए जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, मिसोजोइक में क्या है? ट्राइएसिक, जुरेजिक, क्रस्टेशियन। ट्राइएसिक, जुरेजिक, क्रस्टेशियन। और सीनोजोइक में तृतीय का चतुर्थक जो है, ये क्या है? पीरियड है। प्यारे दोस्तों, पीरियड को प्यारे दोस्तों युग में बांटा गया। किस में बांटा? युग, इपोच में बांटा गया, युग में बांटा गया। सीनोजोइक को युगों में बांटा गया। सीनोजोइक छोटे छोटे भागों में युग में बांट दिया गया। पैलियोजोइक, पैलियोसीन, इयोसीन, यहाँ सीन लगा है, सब में सीन लगेगा प्यारे दोस्तों। सीनोजोइक को अनेक युगों में बांटा गया है, इसमें सीन लगेगा, सब में सीन आएगा। पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन, आधुनिक। फिर लास्ट में क्या आ जाता है? आधुनिक। तो प्यारे दोस्तों, ये था आपका युग। अब आयु कितने में, कौन सा वर्ष में क्या था, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, सबसे पहले दो जो है आपको बांटे गए थे, 2 महाकल्प में बांटे गए।
जो दो महाकल्प कौन थे? प्री कैम्बियन और फेनरोजोइक। प्री कैम्बियन और फेनरोजोइक। प्री कैम्बियन एक जो है केवल महाकल्प है और दूसरा फेनरोजोइक। फेनरोजोइक में जो है कल्प हैं। कितने कल्प हैं प्यारे दोस्तों? जैसे महाकल्प बांटे गए हैं, महाकल्प में आपका एक प्री कैम्बियम, पैलियोजोइक, मिसोजोइक, सीनोजोइक। देखिए प्री कैम्बियम एक फेनरोजोइक है। सीनोजोइक, मिसोजोइक, पैलियोजोइक जो हैं ये फेनरोजोइक में आते हैं। ये किस में आते हैं? फेनरोजोइक में आते हैं। प्री कैम्बियम एक अलग है महाकल्प, ठीक है। तो हम आप एक तरफ से पहले प्री कैम्बियम की बात चर्चा करते हैं प्यारे दोस्तों। प्री कैम्बियम में क्या होता है, क्या घटनाएं घटती हैं? देखिए ये 4000 मिलियन ईयर वर्ष पहले, 4000 लगभग 3 से 4000 मिलियन ईयर वर्ष पहले की बात है जो प्री कैम्बियम के उद्भव हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसमें प्राचीनतम ज्ञान जीवाश्म प्रोकैरियोट, जितने प्रोकैरियोट वातावरण में ऑक्सीजन का एकत्रीकरण हुआ। प्राचीन यूकैरियोटिक जीवाश्म इसमें पाए गए। प्रथम जंतुओं का विकास हुआ जिसमें शैवाल सहित, देखिए इसमें क्या बैक्टीरिया और शैवाल सहित जीवन से सबसे प्रारंभिक साक्ष्य पाए गए। तो इसमें क्या हुआ, बैक्टीरिया ये सब आए प्री कैम्बियम में प्यारे दोस्तों। अब आता है पैलियोजोइक। पैलियोजोइक में मछलियों उभयचरों का युग है। पैलियोजोइक में जो है मछलियों उभयचरों का युग है जिसमें सबसे पहले स्थलीय पौधे जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट का उद्भव हुआ। कार्बोनिफेरस काल में फर्न और प्रारंभिक बीज वाले पौधों का उद्भव हुआ। कार्बोनिफेरस में फर्न और प्रारंभिक बीज वाले पौधे। तो पैलियोजोइक के प्यारे दोस्तों, पैलियोजोइक जो 5500 से मतलब 300 से 500 लगभग, तो पैलियोजोइक को कल्प में बांटा गया। पैलियोजोइक को कितने कल्प में बांटा गया? 6 कल्प हैं। पैलियोजोइक को कितने कल्प में बांटा गया? 6 कल्प में। पहला है कैम्बियन 500 लगभग 500 मिलियन ईयर वर्ष पहले स्टार्ट हुआ कैम्बियन। इसमें क्या हुआ? अधिकांश आकशेरुकी संघों के साथ जीवों की उत्पत्ति हुई। इनवर्टिब्रेट संघों के जीवों की उत्पत्ति हुई कैम्बियम में, और शैवाली विभिन्नताएं आई। कैम्बियम में शैवाल की विभिन्नताएं आई, ठीक है। आर्डो, इसके बाद कैम्बियम के बाद आर्डोविशियन आता है। 5000 वर्ष से पहले थोड़ा सा आता है, तो इसमें आर्डोविशियन आता है। 500 वर्ष पहले आर्डोविशियन आता है। प्रथम कशेरुक जबड़े रहित मछलियाँ आई। प्रथम कशेरुक वर्टिब्रेट आया जिसमें जबड़े रहित मछलियाँ रहीं। तो आर्डोविशियन में मछलियों का युग भी बोला जाता है जिसमें मछलियाँ आई, जबड़े रहित मछलियाँ आई, मछलियों की उत्पत्ति हुई। अभी तो हम सबका अलग अलग भी बताएंगे। आर्डोविशियन में मछलियों का युग, मछलियों की उत्पत्ति हुई, जबड़े रहित वाली मछलियाँ आई। लवण जलीय शैवालों की प्रचुरता हुई, जो समुद्रों में पाए जाने वाले शैवालों की क्या प्रचुरता हुई। उसके बाद आता है कैम्बियम, फिर आर्डोविशियन हुआ। कैम्बियन, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन में 400 वर्ष मिलियन पहले की बात है। सिल्यूरियन में क्या होता है? जबड़े रहित कशेरुके, जबड़े रहित जिसमें जबड़े नहीं पाए, जबड़े रहित कशेरुकाओं की विभिन्नताएं। जो वर्टिब्रेट थे जबड़े रहित थे, जबड़े रहित आर्डोविशियन में जबड़े रहित मछलियाँ थी, कशेरुकाएँ थी। प्रथम कशेरुका थी जबड़े रहित मछलियाँ। लेकिन सिल्यूरियन में क्या हुआ? जबड़े रहित कशेरुकाओं की विभिन्नताएं उत्पन्न हुई। पौधों में क्या हुआ? आर्थ्रोपोडा पौधों तथा आर्थ्रोपोडा जंतुओं का भूमि पर वास। पौधों तथा आर्थ्रोपोडा जंतुओं का क्या? आर्थ्रोपोडा जंतुओं का भूमि पर वास हुआ। आर्थ्रोपोडा संघ के जंतुओं का भूमि पर वास हुआ। संवहनी पादपों की उत्पत्ति हुई। सिल्यूरियन पीरियड में जो है वैस्कुलर बंडल युक्त जो है जैसे टेरिडोफाइट प्लांट की सिल्यूरियन में उत्पत्ति हुई। डिओनियम क्या है? अस्थिर मछलियों की विभिन्नताएं। अस्थिर मछलियाँ की विभिन्नताएं हुई। प्रथम उभयचर और कीटों की उत्पत्ति हुई। प्रथम उभयचर डिओनियम में क्या हुआ? 400 से कम आ जाते हैं थोड़ा सा, 408 मिलियन ईयर वर्ष पहले। अस्थिर मछलियों की विभिन्नताएं आई। अस्थिर मछलियाँ आई जिसमें कैसी मछलियाँ आई? जिसमें अस्थिर डिओनियम पीरियड में अस्थिर मछलियाँ आई, विभिन्नताएं हुई। प्रथम उभयचर हुआ, जैसे मेढक प्रथम उभयचर आए। कीटों की उत्पत्ति हुई, कीटों की डिओनियम में कीटों की उत्पत्ति हुई, उभयचर आए और अस्थिर मछलियों की विभिन्नताएं हुई। कार्बोनिफेरस में क्या हुआ? संवहनी पादपों की घने जंगल बन गए, मतलब वैस्कुलर बंडल टेरिडोफाइट। कार्बोनिफेरस में टेरिडोफाइट के तो बहुत अधिक मात्रा में हो गए, संवहनी पादपों के घने जंगल बन गए। कार्बोनिफेरस काल समय में, कार्बोनिफेरस 360 वर्ष पहले मिलियन ईयर पहले संवहनी पादपों के घने जंगल बन गए प्यारे। 360 मिलियन ईयर पहले
कार्बोनीफेरस कल्प में प्यारे दोस्तों, कार्बोनीफेरस कल्प में संवहनी टेरिडोफाइट जो पौधे थे घने जंगल बना लिए। प्रथम आवृतबीजी पौधों का विकास, प्रथम आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पौधों का विकास हुआ प्यारे। इसी में प्रथम जो आवृत एंजियोस्पर्म पौधों का विकास। पर्मियन पीरियड आया। पर्मियन 280 मिलियन ईयर पहले क्या हुआ, सरीसृपों का विकिरण हुआ, सरीसृप बटे इधर से मतलब विकिरण हुआ, फैलाव हुआ। कीटों के अधिकांश आधुनिक गणों की उत्पत्ति, अनेक लवणजली अकशेरुकी की लुप्तता, अनेक जो है लवणजली जो है अकशेरुक थे जो इनवर्टिब्रेट थे वो विलुप्त हो गए। पर्मियन में सरीसृपों का वितरण हुआ, सरीसृप वितरण हुए पर्मियन। तो पर्मियन तक मीसोजोइक आपका था। मीसोजोइक में सरीसृप का विवरण हुआ, मतलब विकरण हुआ और कीटों का अधिकांश आधुनिक तथा कीटों के अधिकांश आधुनिक गणों की उत्पत्ति हुई। बहुत से कीटों का आधुनिक गणों की उत्पत्ति हुई पर्मियन में। और पेलियोजोइक इरा यहीं पर समाप्त होता है। अब आता है प्यारे जो तो मीसोजोइक इरा में ट्राइएसिक, जुरेजिक और क्रस्टेशियन पीरियड हैं, मतलब कल्प हैं। ट्राइएसिक में क्या होता है, जो 200 मिलियन ईयर वर्ष पहले, 245 मिलियन ईयर्स अनावृतबीजी पौधे प्रभावी रूप से उपस्थित थे। एंजियोस्पर्म पौधे आ रहे। ट्राइएसिक में क्या थे, एंजियोस्पर्म पौधे जिसमें पाइनस आता है, साइकस आता है, जिम्नोस्पर्म पौधे प्रभावी रूप से उपस्थित थे। और डायनासोर तथा स्तनधारी जंतुओं का विकास बहुत तेज। ट्राइएसिक में डायनासोर स्तनधारी जंतुओं का विकास बहुत तेजी से हुआ। ट्राइएसिक हुआ। जुरैसिक और क्रिस्टेशियन। अब आता है दूसरा जुरैसिक 200 मिलियन ईयर्स पहले। अनावृत पौधों की प्रभाविता, मतलब यहाँ इस समय जुरैसिक पीरियड में जिम्नोस्पर्म पौधों की प्रभाविता हुई। डायनासोर और जिम्नोस्पर्म पौधे क्या प्रभावित थे। प्रथम पक्षी का विकास यही हुआ, जुरैसिक से ही प्रथम पक्षी का क्या हुआ, विकास है। पक्षी का विकास जुरैसिक काल से ही हुआ। क्रस्टेशियन 140 मान के लिए 140 मिलियन ईयर्स पहले पुष्पी पादपों आवृत बीजों का उद्भव हुआ। क्रस्टेशियन पीरियड से ही पुष्पी एंजियोस्पर्म पौधों की उत्पत्ति हुई। कल्प के अंत में डायनासोर और जीवों की समूहों की लुप्तता हुई। क्रस्टेशियन कल्प के अंत में डायनासोर की, जब पुष्पी पौधे आए तो डायनासोर उसमें विलुप्त हुए। क्रस्टेशियन मीसोजोइक इरा में ही डायनासोर क्या हुए, लास्ट क्रस्टेशियन पीरियड में क्या हुए, ये लुप्त होते गए और एंजियोस्पर्म प्लांट आ गए प्यारे दोस्तों। इसके बाद आता है सिनोजोइक महाकल्प आता है। सिनोजोइक महाकल्प को 2 कल्पों में बांटा गया है, तृतीयक और चतुर्थक। तृतीयक में आता है आपका युग। तृतीयक में क्या है, युग 6 युग में बांटा गया है। तृतीयक को 6 युग में बांटा गया है। पेलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लियोसीन, प्लिस्टोसीन, आधुनिक। तो पेलियोसीन में क्या होता है, 65 जो मिलियन वर्ष पहले प्यारे दोस्तों, स्तनधारियों पक्षियों कीटों में विकिरण माने फैलाव। स्तनधारियों पक्षियों और कीटों में विकिरण हुआ पेलियोजोइक। इयोसीन में क्या हुआ, आवृत बीजियों और स्तनधारियों की विभिन्नताएं हुई, वेरिएशन आई। आवृत बीजियों और स्तनधारियों में विभिन्नताएं इयोसीन में हुआ। ओलिगोसीन में क्या हुआ, कपियों सहित अधिकांश आधुनिक स्तनधारी गणों की उत्पत्ति हुई। ओलिगोसीन में अधिकांश कपियों सहित अधिकांश आधुनिक स्तनधारी गणों की उत्पत्ति हुई। मायोसीन में क्या हुआ, मायोसीन में जो है स्तनधारियों का आवृत बीजों का विकास हुआ। स्तनधारी आवृत बीजों का क्या हुआ, विकास हुआ। और प्लियोसीन में क्या हुआ, मानव के कप सदृश पूर्वजों का विकास हुआ। प्लियोसीन में मानव के कप सदृश पूर्वजों का विकास हुआ प्यारे दोस्तों, प्लियोसीन में। और प्लिस्टोसीन में हिमयुग मानव का विकास, प्लिस्टोसीन में मानव का विकास हो गया। आज आधुनिक युग है प्यारे दोस्तों। प्लिस्टोसीन के बाद क्या है, आधुनिक युग, जो सिनोजोइक में ही सारे मानव का हिमयुग आया, मानव का विकास हुआ। तो इस प्रकार से युगों के विषय में हम लोग थोड़ा सा 8 में आउटलाइन पढ़े हैं। अब इसके विषय में थोड़ा सा, जैसे जीवाश्मों की उत्पत्ति जो हुई, पौधों के मुख्य वर्गों के जीवाश्मों की उत्पत्ति जो हुई, तो कैसे उत्पत्ति हुई, किस पीरियड में, जैसे टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट, थैलोफाइट में, तो इनका युग का कौन सा रहा, उसके विषय में एक अलग से हम वीडियो या इसी वीडियो में आपको देंगे, बना देते हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, प्राचीन समय में पाए जाने वाले पौधों का अध्ययन पादप जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। बीरबल साहनी भारत के पादप जीवाश्म वैज्ञानिक के जनक कहे जाते हैं। आप जानते हैं प्रोफेसर डॉक्टर बीरबल साहनी थे, जो जीवाश्म विज्ञान के क्या कहे जाते हैं, पैलियोबॉटनी के फादर कहे जाते हैं। तो जनक कहे जाते हैं। जीवाश्म अणु
अवक्षेपण, अंतःस्पंदन, ज्वालामुखी विस्थापन द्वारा नदियों में निरंतर पानी बहने के द्वारा बनते हैं प्यारे दोस्तों। तो पौधों के मुख्य वर्गों, जो पौधों के मुख्य वर्ग हैं, जैसे आपका है थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट में मुख्य जीवाश्मों की उत्पत्ति कैसे हुई, कब, किस समय हुआ, किस युग में हुआ, इसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं प्यारे दोस्तों। पौधों का भूवैज्ञानिक युग है, जियोग्राफिकल पीरियड में जीवन संबंधी अध्ययन पैलियोबॉटनी कहलाता है। जब इनका जीवन संबंधी अध्ययन करते हैं तो पैलियोबॉटनी कहलाता है, जिसके जनक है बीरबल साहनी। जीवाश्म का अर्थ जीवों के अवशेष है। जीवाश्म से जीवों के चट्टानों का चिन्ह है, जो बहुत प्राचीन काल में जीवित थे परंतु अब अदृश्य हो गए हैं। जीवाश्मी पौधे का विकास और उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं। जीवाश्म पौधे का विकास की और उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं प्यारे, उनके विकास और उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं कि कैसे उत्पत्ति हुआ और उनका विकास कैसे हुआ। पेलियोजोइक काल क्या था? पेलियोजोइक इरा, जो पेलियोजोइक इरा था में शैवाल के चिन्ह पाए गए। शैवाल के चिन्ह इस युग के मध्य में अर्थात सिल्यूरियन के आरंभ में धरती पर उगने वाले क्लब मास पौधे अवतरित हुए। पेलियोजोइक युग के अंत में टेरिडोफाइट के साथ साथ लीवरवर्ट और कोनीफर मुख्य रूप से पाए गए। पेलियोजोइक काल को 6 कल्पों में बांटा गया है। अभी हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा था। पेलियोजोइक काल को 6 कल्प में बांटा गया है। अब पेलियोजोइक में जो विकास हुआ कैसे हुआ, ये शैवाल के चिन्ह पाए गए। इस युग के मध्य में सिल्यूरियन के आरंभ में धरती पर उगने वाले क्लब मास टेरिडो ब्रायोफाइट जो थे जैसे अवतरित हुए। पेलियोजोइक युग के अंत में टेरिडोफाइट के साथ साथ अंत में अगर देखा जाए पेलियोजोइक के अंत में जो होता है टेरिडोफाइट के साथ साथ लीवरवर्ट और कोनीफर्स मुख्य रूप से पाए गए। अनावृतबीजी साइकेड्स कोनीफर्स 182 मिलियन वर्ष पूर्व मीसोजोइक काल में पाए गए प्यारे दोस्तों। अनावृतबीजी जो होते हैं, एंजियोस्पर्म जो होते हैं, साइकेड्स कोनीफर्स जो है 182 मिलियन वर्ष पूर्व मीसोजोइक काल में पाए गए। किस काल में पाए गए? मीसोजोइक काल में इनकी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है, मीसोजोइक काल में पाए गए। मीसोजोइक युग के मध्य जुरेजिक काल में आवृतबीजी पौधे मुख्य रूप से पाए गए। ध्यान दीजिएगा, मीसोजोइक युग जो है इसमें जुरेजिक पीरियड, जुरेजिक काल में, जो जुरेजिक काल है आवृतबीजी एंजियोस्पर्म पौधे मुख्य रूप से पाए। जुरेजिक काल में जो है एंजियोस्पर्म पौधे मुख्य रूप से पाए गए, जिसमें साइकस और पाइनस आते हैं। ठीक, जुरेजिक आवृतबीजी पौधे मुख्य रूप से पाए गए। यहाँ पर अनावृत होगा, गलत लिखा हुआ है प्यारे दोस्तों। अनावृतबीजी जो है जिम्नोस्पर्म, अनावृतबीजी जो है जिम्नोस्पर्म साइकेड कोनीफर्स का डेवलपमेंट कब हुआ, किस समय हुआ? किस समय हुआ है? पेलियोजोइक के अंत में। पेलियोजोइक के अंत में अनावृत जिम्नोस्पर्म साइकेड कोनीफर्स सभी मिलियन मतलब 182 मिलियन वर्ष पूर्व मीसोजोइक काल में पाए गए। किस काल में? मीसोजोइक काल में पाए गए। मध्य का काल क्या है? मीसोजोइक है। मध्य का क्या है? पेलियोजोइक पहला है, ठीक है। दूसरा जो प्रीकैम्बियम है, फिर पैलियोजोइक है प्यारे दोस्तों। प्रीकैम्बियम, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सिनोजोइक, 3 है। प्रीकैम्बियम, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सिनोजोइक। तो हम पैलियोजोइक की बात कर रहे हैं प्यारे दोस्तों। पैलियोजोइक में जो विकास हुआ मीसोजोइक युग में के मध्य, मीसोजोइक युग के मध्य जुरेजिक काल में आवृतबीजी पौधे मुख्य रूप से पाए गए। देखिए, अनावृतबीजी उस समय मुख्य रूप से प्यारे दोस्तों मीसोजोइक काल में अनावृत पौधे मुख्य रूप से पाए जाते हैं। राइनिया, लेप्टोडेंड्रॉन, विलियमसोनिया आदि प्रमुख जीवाश्म में विभिन्न पौधे वर्गों को इतिहास संक्षेप में इस प्रकार है प्यारे दोस्तों। अगर थैलोफाइटा को देखा जाए, थैलोफाइटा में जो है सबसे पहले हम देखते हैं पेलियोजोइक युग में। पेलियोजोइक युग को कितने कल्प में बांटा गया? कितने कल्प में? 6 कल्प में बांटा गया। 6 कल्प हैं: कैम्बियम, आर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिओनियम, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। तो 6 कल्प हैं पेलियोजोइक में। देखें डेवलपमेंट किसका हुआ? साइजोमाइस्टीज को पेलियोजोइक युग में हुए। साइनोफाइसी जो एल्गी हैं, साइनोफाइसी एल्गी पेलियोजोइक युग में हुए। नीली हरी शैवाल जिसे हम कहते हैं। क्लोरोफाइसी जो शैवाल आए कब आए? पेलियोजोइक युग में ही आए। पेलियोजोइक में क्लोरोफाइसी आए। फियोफाइसी जो आए ये सिल्यूरियन काल में आए प्यारे दोस्तों। ध्यान दीजिए, फियोफाइसी जो भूरे शैवाल आए, देखिए फियोफाइसी जो आए सिल्यूरियन काल में, पेलियोजोइक युग के सिल्यूरियन काल में फियोफाइसी भूरे शैवाल जो आए सिल्यूरियन काल में पेलियोजोइक युग में ही आए थे प्यारे दोस्तों। फियोफाइसी भी। रोडोफाइसी प्रोटीरोजोइक युग में आए। किस में आए प्यारे दोस्तों? प्रोटीरोजोइक। ये प्यारे दोस्तों रोडोफाइसी और माइकोफाइटा
रोडोफाइसिया माइकोफाइटा प्रोटेरोजोइक युग में आए। किसे? प्रोटेरोजोइक युग में आए प्यारे दोस्तों। किस युग में? प्रोटेरोजोइक युग में आए। ब्रायोफाइटा जो आए प्यारे दोस्तों, ब्रायोफाइटा किस में आए? हिपैटोकोप्सिटा जो सिल्यूरियन से डिवोनियम काल तक रहे। सिल्यूरियन डिवोनियम तक रहे कल्प तक। सिल्यूरियन से डिवोनियम कल्प तक कौन रहे? हिपैटोकोप्सिटा। ब्रायोप्सिटा कब से कब तक रहे? कार्बोनीफेरस के पश्चात प्यारे दोस्तों। कार्बोनीफेरस के पश्चात ब्रायोप्सिटा पाए गए। ब्रायोप्सिटा जो है, ब्रायोप्सिटा, हिपैटोकोप्सिटा, ब्रायोप्सिटा, ठीक है, 2 पश्चात। कार्बोनीफेरस के पश्चात थे ब्रायोप्सिटा, कार्बोनीफेरस के पश्चात बने प्यारे दोस्तों। अब आता है टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट की उत्पत्ति से कहाँ से कैसे हुई? देखिए, साइलोफाइकोप्सिडा जो टेरिडोफाइट में आता है, साइलोफाइटोप्सिडा जो है सिल्यूरियन या डिवोनियम तक रहे। सिल्यूरियम से डिवोनियम तक रहे। साइलोप्सिडा सिल्यूरियन से डिवोनियम तक रहे। लाइकोप्सिडा सिल्यूरियन के पश्चात। लाइकोप्सिडा कब आए? सिल्यूरियन के पश्चात। स्फिनोप्सिडा डिवोनियम के पश्चात। स्फिनोप्सिडा जो है डिवोनियम के पश्चात आए। फिलिकोप्सिडा डिवोनियम के पश्चात है। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म का है डिवोनियम के पश्चात। अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म का है डिवोनियम के पश्चात। आवृत बीजी एंजियोस्पर्म जुरेजिक के पश्चात। जो आवृत बीजी आए वो जुरेजिक के पश्चात आए प्यारे दोस्तों। जुरेजिक किस में है? मीसोजोइक युग में है, महाकल्प में है। मीसोजोइक युग में जुरेजिक है प्यारे दोस्तों। तो जुरेजिक में जो है, जुरेजिक के पश्चात एंजियोस्पर्म आया, ध्यान दीजिए। और डिवोनियम के पश्चात अनावृत बीजी जिम्नोस्पर्म आया। डिवोनियम के पश्चात अनावृत बीजी। डिवोनियम किस में है प्यारे दोस्तों? पैलियोजोइक इरा में है डिवोनियम। पैलियोजोइक इरा में डिवोनियम प्यारे दोस्तों। भूवैज्ञानिक समय सारणी में लगभग 4600 मिलियन वर्ष पूर्व आकी गई है। पृथ्वी पर जीवन लगभग 2700 मिलियन वर्ष पूर्व अवतरित हुआ, मतलब 3000 मिलियन मान के चलिए, 3000 मिलियन वर्ष पूर्व अवतरित हुआ। विभिन्न चट्टानों की जीवाश्मों के अध्ययन से भूगर्भ वैज्ञानिक समय सारणी को विभिन्न अंतरालों में विभाजित किया, जिसमें बड़े अंतराल को महाकल्प इरा कहते हैं, जिन्हें विभिन्न आवर्तों में विभाजित किया, पीरियड में विभाजित किया गया, आवर्तों को विभिन्न कल्पों में बांटा गया। तो इस प्रकार से देखिए, गियोगेन्नी अर्डुइना ने सर्वप्रथम 1760 ईस्वी में भूवैज्ञानिक समय सारणी का प्रतिपादन किया था। गियोवेन्नी अर्डुइना ने सर्वप्रथम 1760 ईस्वी में भूवैज्ञानिक समय सारणी का प्रतिपादन किया था। सर्वप्रथम 1760 ईस्वी में भूवैज्ञानिक समय सारणी का प्रतिपादन किया था। गियोवेन्नी अर्डुइना ने सर्वप्रथम 1760 ईस्वी में भूवैज्ञानिक समय सारणी का, आपसे पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों, भूवैज्ञानिक समय सारणी का प्रतिपादन किसने किया था? गियोवेन्नी अर्डुइना। वेन्नी जानते रहो, वेन्नी बहुत बार बांट दिए, वेन्नी बांट दिए, मतलब भूवैज्ञानिक समय सारणी को गियोवेन्नी अर्डुइना ने भूवैज्ञानिक समय सारणी को प्रतिपादन किया था। जीवाश्मीकरण में का अध्ययन की विधिया में क्या जीवाश्म का अध्ययन हम करते हैं? जीवाश्मीकरण कहलाता है। जब हम जीवाश्म का अध्ययन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? जीवाश्मीकरण कहते हैं। जीवाश्मीकरण जीवाश्म निर्माण के लिए आवश्यक है कि पौधों का जीवाणु कवक आदि द्वारा अपघटन न हुआ हो। अगर अपघटन नहीं हुआ है तो उसका हम अध्ययन कर सकते हैं। अम्लीय जल, कम ऑक्सीजन युक्त वातावरण, पौधों में कठोर भागों की उपस्थित जीवाश्म निर्माण हेतु आवश्यक अवस्थाएं हैं। जीवाश्म विभिन्न मिट्टी स्तरों के दबने के पश्चात समाहित हो जाते हैं। जीवाश्म विभिन्न मिट्टी के स्तरों में दबने के पश्चात समाहित हो जाते हैं। जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया में पौधे जीवद्रविक प्रोटोप्लाज्म भाग सर्वप्रथम नष्ट होता है। उनका प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले नष्ट होता है। इसके पश्चात मुलायम पैरेन्काइमा युक्त है, लेकिन क्यूटिन युक्त ऊतक अंत तक समाप्त नहीं होते हैं। क्यूटिन युक्त ऊतक अंत तक समाप्त नहीं होते, उसके बाद पैरेन्काइमा समाप्त होते हैं, लेकिन क्यूटिन युक्त ऊतक जो होते हैं वे अंत तक समाप्त नहीं होते, जो जिस पे क्यूटिन होती है। चट्टानों में सर्वाधिक जीवाश्म पाए जाते हैं। भारतीय गोंडवाना क्षेत्र में जुरेजिक से ऊपरी कार्बोनीफेरस कल्प तक के जीवाश्म पाए जाते हैं। देखिए, जो गोंडवाना क्षेत्र है, जुरेजिक से ऊपरी कार्बोनीफेरस तक के जीवाश्म पाए जाते हैं। दामोदर सोन महानदी घाटी तक फैला हुआ है। जीवाश्मीकरण प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। जीवाश्मीकरण प्रक्रिया को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? जल की गहराई, जल में प्रतिजैविकी एंटीसेप्टिक पदार्थों की उपस्थिति। जल की गहराई,
जल में प्रतिजैविकी पदार्थों की उपस्थिति, जलीकरण वायु, रेत की उपस्थिति, चट्टानों की उपस्थिति आदि। चट्टानों में विभिन्न परतों द्वारा उत्पन्न दबाव, जीवाणु, कवक आदि जैविक कारकों की उपस्थिति जीवाश्मीकरण को प्रभावित करते हैं। प्यारे दोस्तों, जीवाश्मों के प्रकार, अब इसके बाद हम थोड़ा सा दूसरा वीडियो बनाएं या रुक के बनाते हैं। ये जीवाश्मों के निर्माण और संरक्षण के आधार पर उनको अनेक भागों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे शरीर के जीवाश्म शामिल है, जैसे पत्तियां, तनों, बीजों, इन सब को संरक्षित हुए होते हैं। ट्रेस जीवाश्म, जैसे निशान पड़ा है, ट्रेस जीवाश्म है। ऐसे भी जीवाश्म होते हैं जिसका ट्रेस रहता है। रासायनिक जीवाश्म, चट्टानों में संचित कार्बनिक यौगिक, ये रासायनिक जीवाश्म होते हैं। संपीडित जीवाश्म जैसे विशिष्ट संरक्षण होते हैं। तो हम लोग बांट सकते हैं पौधों में जीवाश्म के प्रकार। पौधों के जीवाश्म के प्रकार अगर देखें प्यारे दोस्तों, शरीर के जीवाश्म, ये जीवाश्म का सबसे अधिक पहचानने वाले योग्य प्रकार हैं जो पौधों को संरक्षित अवशेष को प्रतिनिधित्व करते हैं। पत्तियां जैसे जीवाश्म पत्तियों से प्राचीन पौधों की आकृति, शिरा विन्यास, यहाँ तक कि वाहत्वची संरचना का भी पता चल जाता पत्तियों से। तने और शाखाएं, ये जीवाश्म पौधों के तने की संरचना, संवहनी ऊतकों, वृत्त पैटर्न को तने से क्या मालूम होता है? जीवाश्म पौधों के तने की संरचना, संवहनी ऊतकों और वृत्त पैटर्न को दर्शाते हैं, कि ग्रोथ पैटर्न को दर्शाते हैं। बीज और फल, जीवाश्म बीज और फल पौधों के प्रजनन फैलाव के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। बीज और फल क्या है? जीवाश्म बीज और फल प्रजनन के पौधों के प्रजनन और फैलाव के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। बीज और फल के फैलाव के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। पराग और जीवाणुओं के सूक्ष्म जीवाश्म अक्सर अवसादी चट्टानों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। पराग और बीजाणु जो स्पोर होते हैं, परागकण होते हैं और स्पोर होते हैं, ये बीजाणुओं के सूक्ष्म जीवाश्म अक्सर अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। इनका उपयोग प्राचीन वनस्पति समूहों की पहचान करने और पुरानी वनस्पतियों के पुनर्निर्माण में किया जाता है। प्यारे दोस्तों, मतलब इनके द्वारा ही वनस्पतियों की पहचान किया जाता है कि किसके स्पोर रहे होंगे, ठीक है, उसके आधार पर अध्ययन किया जाता है। औषधि चट्टानों पाया जाता है तो पुरानी वनस्पतियों के पुनर्निर्माण के लिए किया जाता है। जीवाश्मों के अवशेष किस रूप में पाए जाते हैं? जीवाश्मों के अवशेष जो है किस रूप में पाए जाते हैं? ये वास्तविक पौधों के भाग नहीं है प्यारे दोस्तों। अगर जीवाश्मों के अवशेष पाए जा रहे हैं तो वे वास्तविक पौधे के भाग नहीं होते हैं। जीवाश्मों के अवशेष मतलब आप समझ ही रहे हैं, बल इनके अस्तित्व और गतिविधि के गतिविधि के प्रमाण हैं, जैसे पद चिन्ह या जड़ के निशान। ये जीवाश्म दर्शाते हैं कि पौधे कहाँ उगते थे, वे कहाँ स्थित थे। मतलब पद चिन्ह मिल गया, जड़ मिल गया तो मालूम हो जाता है कि पौधों किस स्थान पे, किस हैबिटेट एरिया में रहते थे, तो ये मालूम हो जाता है पद चिन्ह और जड़ के निशान से। तो बिल और बोरिंग, कुछ जीवाश्मों में पौधों के ऊतकों में जानवरों द्वारा छेद करने और उनमें छेद करने के साक्ष्य मिलते हैं। बिल और बोरिंग करके जीवाश्मों, तो उसमें क्या करते हैं, छेद करने के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये क्या है, इनकी गतिविधि जीवाश्मों का अवशेष हैं प्यारे दोस्तों। रासायनिक जीवाश्म क्या है? केमोफॉसिल्स क्या हैं? रासायनिक जीवाश्म क्या है? ये चट्टानों में संरक्षित कार्बनिक यौगिक हैं जो अतीत में जीवन की उत्पत्ति का संकेत देते हैं। कार्बनिक जीवाश्म क्या है? कार्बन युक्त फिल्में। जब पौधे विघटित होते हैं तो ये अक्सर कार्बन की एक पतली परत छोड़ देते हैं जिसे जीवाश्म के रूप में संरक्षित किया जाता है। कार्बन युक्त फिल्में रासायनिक के रूप में। अंबर या राल, पेड़ की जीवाश्म राल जिसे अंबर के नाम से जाना जाता है, कीटों, पौधों के भागों, अन्य जीवों को संरक्षित कर सकते हैं। देखिए अंबर जो होते हैं प्यारे दोस्तों, पेड़ की जीवाश्म राल जिन्हें अंबर के नाम से जाना जाता है, कीटों, पौधों के भागों और अन्य छोटे जीवों को संरक्षित कर सकती है। अंबर में जो है बहुत छोटे छोटे जीवों को वो संरक्षित कर सकती है, रखे रहती है, बचा कर रखती है, तो अंबर उसे कहते हैं। अंबर पौधों के और कार्बन, ये क्या है? रासायनिक फिल्में हैं, रासायनिक जीवाश्म है, रासायनिक। और संपीडित जीवाश्म देखिए अब क्या है, संपीडित जीवाश्म कार्बनिक फिल्में थी और चट्टानों को संकेत मिले। संपीडित जीवाश्म प्यारे दोस्तों, देखिए संपीडित जीवाश्म क्या है? देखिए संपीडित जीवाश्म क्या है? ये तब बनते हैं जब पौधों की सामग्री तलछट के परतों के बीच दब जाते हैं। पौधों की सामग्री तलछट के परतों के बीच दब जाती है, इसके परिणाम स्वरूप अक्सर एक पतली कार्बनिक फिल्म बन जाती है। जैसे ये संपीडन कहलाता है। इनका क्या कहलाता है? संपीडन कहलाता है। तो यह का कोयला
कंप्रेशन का ही एक रूप है। जो कोयला बनता है प्यारे दोस्तों, संपीडन जीवाश्म कहलाता है। वो क्या है? संपीडित जीवाश्म कहलाता है। जब परिणाम से अक्सर एक पतली कार्बनिक फिल्म बनती जाती है तो क्या संपीडन जीवाश्म कहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संपीडन जीवाश्म। पेट्रीफैक्शन, पेट्रीफैक्शन क्या है? पेट्रीफैक्शन को दूसरा नाम भी बोलते हैं पर मिनरलाइजेशन, पर मिनरलाइजेशन। इस प्रक्रिया में पेट्रीफैक्शन में क्या होता है? इस प्रक्रिया में पानी में घुले खनिज पौधों के ऊतकों में रिस जाते हैं, कार्बनिक पदार्थ की जगह ले लेते हैं, कार्बनिक पदार्थ की जगह वो खनिज ले लेते हैं, जिससे मूल संरचना की पत्थर जैसी आकृति मूल संरचना जो होती है वो पत्थर जैसी आकृति बन जाती हैं। तो इसी को क्या बोला जाता है? पेट्रीफैक्शन। मोल्ड और कास्ट। मोल्ड और कास्ट क्या है? जब पौधों का पदार्थ तलछट के भीतर सड़ता है, जब पौधों का पदार्थ तलछट के भीतर सड़ता है तो वह अपने पीछे एक फफूंद छोड़ जाता है जो मूल जीव की एक छाप होती है, जिसके बाद जब खनिज पदार्थ साँचे में भर जाते हैं तो एक साँचा तैयार हो जाता है, जिससे पौधों की प्रतिकृति तैयार हो जाती है, मोल्ड या कास्ट। जब पौधे का पदार्थ तलछट के भीतर सड़ जाता है तो अपने पीछे एक फफूंद छोड़ जाता है, मतलब एक फफूंद एक स्ट्रक्चर छोड़ जाता है जो मूल जीव की छाप होती है। इसके साथ खनिज पदार्थ साँचे में भर जाता है और साँचा तैयार हो जाए, जिससे पौधे की प्रतिकृति तैयार हो जाए, उसी को मोल्ड कहते हैं। कोयला गेंदे, ये अद्वितीय प्रकार की जीवाश्म जो पौधों की सामग्री को गोलाकार अंडाकार आकार में संरक्षित करते हैं। ये अक्सर कोयला जमा में पाए जाते हैं। पौधों के शारीरिक रचना के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं। जब पौधों की सामान्य रचना की छाप मिट्टी पर छाप के रूप में हो जाए, इम्प्रेशन कहते हैं। इस प्रकार की संरचना क्या कहते हैं? इम्प्रेशन कहते हैं। इम्प्रेशन जीवाश्म। ये प्यारे दोस्तों, जीवाश्मीकरण क्या है? जीवाश्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें पौधे या जानवरों के अवशेषों को भूवैज्ञानिक अभिलेख में अक्सर तलछटी चट्टानों में संरक्षित किया जाता है। प्यारे दोस्तों, तो यह संरक्षण विभिन्न तरीकों से हो सकता है, विभिन्न तरीकों से संरक्षण होता है, जैसे पर मिनरलाइजेशन। भूजल से खनिज पदार्थ पौधों के अंदर छिद्रों में रिक्त स्थान में भर जाते हैं, ये पत्थर में बदल जाते हैं। पर मिनरलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा भी क्या होते हैं? जीवाश्मीकरण होता है। कार्बनीकरण भी होता है। पौधों के वाष्पशील घटकों को हटा दिया जाता है, जो पौधों के वाष्पशील घटक होते हैं उसे हटा दिया जाता है, जिससे कार्बन की एक पतली परत पीछे रह जाती है, जो अक्सर रूपरेखा या छाप के रूप में होती है। कार्बनीकरण कहते हैं। प्रतिस्थापन, मूल कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे खनिज द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जो मूल कार्बनिक पदार्थ होते हैं धीरे धीरे खनिजों द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जिससे मूल संरचना की खनिज प्रतिकृति बन जाती है, वहाँ पे खनिज की प्रतिकृति बन जाती है, प्रतिस्थापन हो जाता है। साँचे और कास्ट, जब पौधों की सामग्री सड़ती है तो आसपास की तलछट में एक छाप फफूंद छोड़ जाती है। यदि साँचे को बाद में खनिजों से भर दिया जाए तो यह एक ढाल बन जाता है, मतलब साँचा बन जाता है। खनिज भर जाते हैं तो साँचा बन जाता है। इस प्रकार से प्यारे दोस्तों जो है क्या होता है? जीवाश्मीकरण होता है। और वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मीकरण का महत्व क्या है? पौधों के विकास को समझना। प्यारे दोस्तों, एक पौधों के विकास को समझाते हैं, पिछले वातावरण का पुनर्निर्माण कराते हैं, पुनर्निर्माण होता है। जीवाश्म पौधों का अध्ययन करके वनस्पति शास्त्री अतीत में किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों की प्रजातियों के बारे में जान सकते हैं। तो पिछले वातावरण का पुनर्निर्माण हो जाता है कि हाँ, उस समय किस प्रकार का वातावरण रहा होगा, इसकी जानकारी मिल जाती है। वनस्पति विज्ञान के द्वारा और क्या होता है? जीवाश्म पौधों का अध्ययन, पैलियोबॉटनी, वनस्पति विज्ञान के अंदर एक विशिष्ट क्षेत्र है जो जीवाश्म पौधों के अवशेषों की पहचान, वर्गीकरण के विश्लेषण का केंद्र करती है। वर्गीकरण विश्लेषण का केंद्र है। पिछली वनस्पति की पहचान भी इसी के द्वारा हो जाती है। जीवाश्म पराग बीजाणुओं का उपयोग अतीत के वनस्पति पैटर्न को पुनः निर्मित करने, अतीत के विभिन्न पौधों की प्रजातियों के वितरण को समझने में किया जाता है। प्यारे दोस्तों, तो इस प्रकार से जीवाश्मीकरण जीवाश्मीकरण का क्या लाभ है? प्यारे दोस्तों, जीवाश्म का क्या महत्व है? जीवाश्म का महत्व जो है वनस्पति विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पौधों के विकास और जलवायु परिवर्तन के बारे में जानकारी प्रदान कराता है। ये हमें समझने में मदद करते हैं कि अतीत में पृथ्वी पर जीवन कैसा था और समय के साथ पौधे कैसे विकसित हुए। ये हमें पूरा इसका ब्यौरा देते हैं। वनस्पति विज्ञान में जीवाश्मों का क्या महत्व है? पौधों के विकास का अध्ययन। अगर हम वनस्पति विज्ञान में जीवाश्म का महत्व देखें, पौधों के विकास का अध्ययन हम जीवाश्म के द्वारा करते हैं। जीवाश्मों के द्वारा पौधों के विकास के विभिन्न चरणों या युगों की संरचनाओं का पता चलता है। जलवायु परिवर्तन का अध्ययन कर लेते हैं। प्यारे दोस्तों, पौधों के जीवाश्मों से हमें प्राचीन जलवायु परिस्थितियों के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे यह समझने में मदद मिलती है कि जलवायु परिवर्तन
में पौधों के जीवन को कैसे प्रभावित किया? जलवायु परिवर्तन ने पौधों के जीवन को कैसे प्रभावित किया? पारिस्थितिकी तंत्र का अध्ययन मिल जाता है। जीवाश्म पौधे समय प्राचीन पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कार्य के बारे में जानने मिलता है, कैसे पारिस्थितिक तंत्र उस समय का था। जैविकी विकास का महत्व, जीवाश्मों के से प्राप्त जानकारी से जैविक विकास की प्रक्रिया को समझने में मदद मिलती है, जैसे कि पौधों के विभिन्न समूहों का विकास और इसके पूर्वज। जैविक विकास का प्रमाण जो होता है, जीवाश्मों से प्राप्त जानकारी से जैविक विकास के सबको समझने में मदद मिलती है, जैसे कि पौधों के विभिन्न समूहों का विकास और उसके पूर्वज। संसाधन की खोज, अनेक संसाधन की खोज हुई प्यारे दोस्तों। जीवाश्मों से कोयला, पेट्रोलियम, अन्य प्राकृतिक संसाधनों को खोज में भी मदद मिलती है। अगर जीवाश्म की हम खोज कर रहे हैं तो उसके द्वारा हमें अनेक चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक चीज़ें जो हमें मिल जाती हैं, तो इस जीवाश्म से ही हमें मिलता है। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण उपकरण है जो पौधों के इतिहास और विकास, पर्यावरण के साथ उसके संबंधों को समझने में मदद करता है प्यारे दोस्तों। इसी के साथ जीवाश्म का एक छोटा सा वीडियो था प्यारे दोस्तों। यदि आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।